नमस्कार दोस्तों, आई होप आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आया था। हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाकी किसी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ जो क्वेश्चन हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल और ये सेशन सिर्फ यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए हैं हमारे, ये सबके लिए ही बहुत अच्छे से आपको डिटेल में टॉपिक की तैयारी करवाता है और एग्जाम की क्या डिमांड होती है उसके बारे में हमें यहां पे पता लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो यहां पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्कर और पीजेंट पार्टी से रिलेटेड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है आपके यहां पे। और यहां पे स्टेटमेंट वन कह रहा है कि भैया कि ये वर्कर एंड पीजेंट पार्टी ये 1927 में बनाई गई थी और वॉज गिवन द फॉर्म ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल 1927 में ही बनाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। ये कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वॉज टू वर्क विद इन द कांग्रेस, ठीक है, सो दैट इट कुड बी मेड अ मोर रेवोल्यूशन इंक्लाइंड पार्टी, ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी जो है वो सही होती हैं कि कांग्रेस के अंदर रह के ही इनको जो है अपना काम आगे ऐसे करना था। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे तो ये पूछ रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स और इनको क्रोनोलॉजी के अंदर हमें अरेंज करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये दादा भाई नारोजी ने फाउंड की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फाउंड की गई थी? 1866 के अंदर। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये 1870 में फाउंड की गई थी। सर सैयद अहमद खान इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड थे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन 2 है, ये आपकी 1870 आप बोल सकते हो उस समय फाउंड की गई थी। फिर इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं। इंडियन एसोसिएशन 1876 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। क्लियर। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी दिस टर्म जनरली रेफर्स टू वेरियस इंडियन रिफॉर्मिस्ट और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम चलें, सबसे पहले आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। क्लियर। और आप इंडियन सोसाइटी को तीसरे नंबर पे ले सकते हैं और इसी हिसाब से जो है ये हमारी इंडियन एसोसिएशन ये चौथे नंबर की है। तो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से आंसर होगा फर्स्ट 1 2 4 3 आप लेके आ सकते हैं इसको। क्लियर। तो 1 2 4 3 हमारा आंसर जो है इस तरीके का बन सकता है। तो ये 76 वाला भी उठाएंगे। अगर हम इसको ऑप्शन में उठा के देखें तो हमारा मेजर कंफ्यूजन 2 पॉइंट्स पे हो सकता है, 1 2 4 3 या 1 2 3 4। क्लियर। तो इस हिसाब से हम इस आंसर को लेके चलेंगे 1 2 4 3। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजी। दोबारा क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल है। आप देखिए, अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन इन इंडिया, तो ये 1942 के अंदर हो रहा, 46 के अंदर हो रहा था। ठीक। तो 1946 के अंदर ये वाकया चल रहा था, शुरू शुरू में ही बात हो रही थी। नेवी रिवॉल्ट जो हुआ है ये फरवरी के मंथ में हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन ये मार्च के मंथ में जो है ये बात चल रही है। और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एंट्रिम गवर्नमेंट ये सितंबर के मंथ की बात चल रही है। क्लियर। तो ये मंथ हमारे यहां पे हमें मालूम होने चाहिए। अब अगर आप इस ऑर्डर में जाओगे तो ये पूछ रहे हैं सवाल कि स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। नेवी में पहले रिवोल्ट हो रहा, फिर जो है कैबिनेट मिशन जो है उसकी बात हो रही है और 46 के स्टार्टिंग में ही एक तरीके से ये अराइवल ऑफ डेलीगेशन जो है ये हो गया था। तो आप इस पॉइंट पे चलोगे तो इसका आंसर सही जो हमें नजर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4, क्योंकि ये सबसे पहले हो रहा है, फिर फरवरी मंथ, फिर मार्च मंथ और लास्ट में सितंबर मंथ। तो ये 4 1 2 3 जो है ये इसका करेक्ट ऑर्डर होने वाला है। क्लियर। इसी तरीके से आपको याद भी रखना होगा इसको। चलेंगे आगे, ए इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी से रिलेटेड बात। अब ये पूछ रहे हैं कि जस्टिस पार्टी
opposed Congress by calling it a Brahmin dominated party. बात बिल्कुल सही है, ऐसा बोलते थे ये. It claimed the same communal representation for non-Brahmins as it was announced in Morley Minto reforms. तो Morley Minto reforms के दौरान हमारे यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंडिया में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई थी और मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे दिया गया था. तो ये सेम डिमांड कर रहे थे नॉन ब्राह्मण्स के लिए. तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती हैं. क्लियर, 1 और 2 जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और बी जो है वो आपका इसका सही आंसर होगा. अब अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. ये कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. बिल्कुल एक तरीके से ये सही चीज है, यहाँ पे यही होता है. ठीक है ना, कि जैसे इंडियन रुपी के एस्पेक्ट में देखना हो तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपी वीक हो जाएगा. तो बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल उस हिसाब से चलता है. अब ये रीजन क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय सेंट्रल बैंक. देखिए हमारे यहाँ पे हम फिक्स्ड उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल सिस्टम चलता है. बिल्कुल मार्केट के हिसाब से रेट तय होते हैं. सेंट्रल बैंक ने फिक्स नहीं कर रखा है. कुछ कंट्रीज के अंदर ये फिक्सेशन वाला सिस्टम भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ पे बिल्कुल मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है. आपको मालूम होगा रुपी आजकल थोड़ा वीक हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो ये सब कुछ मार्केट के हिसाब से चल रहा है. बिल्कुल ओपन सिस्टम है. सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपकी ये गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है. फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. तो सी इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से. अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स हैं. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. बिल्कुल पॉजिटिव जो है ये बात सही है, ऐसा ही होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कंसेप्ट है. दूसरा कह रहा है कि द अंडरलाइन डायमेंशन ऑफ दिस टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट. ठीक है, तो ये जो बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है कि भी हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंस मानी गई है, हेल्थ की भी इंपॉर्टेंस मानी गई है. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक तरीके से इस असर्शन का करेक्ट रीजन भी यहाँ पे हमें ये बनता हुआ दिख रहा है. तो कमिंग अप विद दिस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बिल्कुल सही जो है ये बात कर रहा है. अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. देखिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेशन है वो लंबा होगा और ये एक तरीके से पार्ट 1 है. वी विल कम अप विद द कंप्लीट यू कैन से 150 क्वेश्चन वीडियो, वो पूरा का पूरा कराया जाएगा, लेकिन ये जो है सिर्फ एक पार्ट 1 है इसका. दूसरे पे चलिए, ये कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग की बात है यहाँ पे. ओके, और ये एक सवाल है कि भाई किस स्टेट ने ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड किया है. तो ये पूरा आपके सामने जो है इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है. यूपी 5.31 लाख करोड़ ये जो है स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. महाराष्ट्र 4.39 लाख करोड़ स्पेंड कर रहा है. तो फर्स्ट जो आप बोलेंगे बी के आगे 1 आएगा. ठीक है, अब बी के आगे 1 आ गया, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो ए होगा या डी होगा. दूसरा कह रहा है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तो ए के आगे 2 आना चाहिए. तो ए के आगे 2 कहां है, ए ऑप्शन. आपको बाकी जो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो. महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है यूपी, और आप बोलेंगे तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे है कर्नाटका. तो ए इसका सही आंसर होगा. क्लियर, सबसे ज्यादा स्पेंडिंग यूपी ने की है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ने की है. इसी से ही हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, तो भैया कंकरेंट लिस्ट में ये तीनों के तीनों जो आपके ये टॉपिक्स दे रखे हैं, से ऑल 3 आइटम्स दे आर अंडर द कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब ये है सेंटर और स्टेट जो है दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं. तो ये बिल्कुल आप बोलेंगे कि 1, 2 एंड 3 ए इसका सही आंसर होगा. अगले क्वेश्चन पे चलिए. फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली एंड पूछ रहे हैं कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सही बात. शी सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1997 टू 2001. बिल्कुल सही है ये. और थर्ड स्टेटमेंट, शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इनटू हायर जुडिशरी. बिल्कुल तीनों की तीनों जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एंड विद दिस सी इज द राइट आंसर. क्लियर, ये हमारे सामने ये लिखा भी हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए. ये कह रहा है कि भाई विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो पहली चीज, इंटरनेशनल लेवल पे WTO के दौरान जो है डिस्कशन होता है, दोहा राउंड चल रहा है, उसके एजेंडे में जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आई थी. और ट्रिप्स एग्रीमेंट
ये तो है ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। तो बिल्कुल ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दूसरी चीज, हमारे यहां पे जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यही नोडल इंडस्ट्री है, एजेंसी है इसको लागू करने के लिए। तो ये आप बोल सकते हो कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आसानी से करने वाला ये सवाल है। अब आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड मामला, तो ये तो जग जाहिर है, सबको इसका आंसर पता होता है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात हो रही है, सी इसका आंसर है। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार चल रही थी, उस दौरान जो है वो अमेंडमेंट लेके आए थे। आगे चलेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब देखिए इसके अंदर कैच क्या है। अब ये कह रहे हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर दिस स्पेशल ऑफिसर इन ईच स्टेट। तो क्या हर स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन दे रखा है? नहीं, यहां पे ये पॉइंट गलत हो जाता है। ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये प्रोविजन किया गया था। सो ये करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी ओनली होता है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये जो है एक आर्टिकल 320 बी ऐड किया गया था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को एड्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आप स्पेशल ऑफिसर की बात करेंगे तो हर स्टेट में ऐसा होगा, ये चीज बात मेंशन नहीं है। ये बात स्टेट्स पर ही छोड़ दी गई है कि वो कैसे करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस टाइप की कोई जानकारी नहीं दे रखी। सो इसका आंसर बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट दे कंसिडर ब्रिटिश रूल एज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस डेस्टिन्ड टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन। ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका सोच थी कि इंडियंस के लिए अच्छे हैं, हमारा देश पिछड़ा हुआ था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत कुछ था, कि ब्रिटिशर्स नए कानून लेके आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन लेके आएंगे और उससे इंडियंस को सुधारेंगे। तो ऐसा कुछ एक समझते थे, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। सेकंड कह रहे हैं कि दे कंप्लेंड ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल। अन ब्रिटिश रूल से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए, दादा भाई नारोजी ने एक ये किताब लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये सेकंड स्टेटमेंट इस फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट रीजन है? वो चीज पॉइंट समझ में नहीं आता। तो आप इससे बिल्कुल इस चीज को इन्फर नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म किया हुआ है, बात सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है कुछ लोगों का मानना था कि ब्रिटिशर्स इतने भी बुरे नहीं हैं। तो ये चीज दोनों अलग अलग है, विरोधाभास हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में करेक्ट हैं। सो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, तो इसीलिए बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। अब 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर विलियम एच आर्कबोल्ट की बात हो रही है। ये प्रिंसिपल थे, कहां के प्रिंसिपल नहीं थे, वो इसके अंदर कैच है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये सवाल। लाहौर के ये प्रिंसिपल नहीं थे। ये गवर्नमेंट कॉलेज ढाका में भी प्रिंसिपल रहे हैं, ये मुईर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में भी रहे हैं, और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर भी प्रिंसिपल रहे हैं। ये इनका डिटेल्ड पॉइंट है। क्लियर? तो पहले ये ओरिएंटल कॉलेज में रहे, कब से कब तक? 16 अक्टूबर 1905 से लेके 31 अक्टूबर 1909 तक जो है ये वहां के प्रिंसिपल रहे हैं। वो छोड़ के इसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज ढाका में जाते हैं और फिर मुईर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में भी आते हैं। तो ये इनके बारे में जानकारी है। लाहौर के साथ ही एसोसिएटेड नहीं रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड था नॉट करेक्ट, सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलिए, 15वां नंबर का सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स और अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बिल्कुल क्रोनोलॉजी में इनको आपको अरेंज करना होगा। तो एंग्लो नेपलीज वॉर, ठीक, 1814 में शुरू होता है, 1814 में, और 1816 तक जो है ये चलता है। रिकॉल ऑफ वेलिस्ले, वेलिस्ले को बुलाया गया 1805 के अंदर, ठीक। वेल्लोर म्यूटिनी 1806 के अंदर होती है, और डेथ ऑफ नाना फडणवीस ये होती है सन 1800 के अंदर। तो अब पूछा गया है क्रोनोलॉजी, अरेंज देम स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। तो मृत्यु सबसे पहले नाना फडणवीस की हुई थी, तो सेकंड से शुरू करेंगे, ठीक। फिर वाक्या होता है रिकॉल ऑफ वेलिस्ले,
तीसरे नंबर पे बात आती है। फिर बात होती है वेलोर म्यूटनी और अंत में एंग्लो नेपलिस वॉर। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग यहां पे कर रहे हैं और ये बाकी जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी करवाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीपीसीएस वालों के लिए है, तो सबके लिए है। और यूपीपीसीएस के हमारे स्टूडेंट्स जो बाकी दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपको इस तरीके की जानकारी वहां पे भी हेल्प करने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आ रही है लीडर्स और उनके साथ एसोसिएटेड रिवोल्ट्स की। तो पाइका रिवोल्ट काफी फेमस और जगबंधु विद्याधर महापात्रा वो इसके साथ एसोसिएटेड है। बरेली रिवोल्ट की बात करें तो बरेली रिवोल्ट मुफ्ती मोहम्मद एवाज के साथ एसोसिएटेड। इसके अलावा जो फेमस रिवोल्ट की बात करोगे जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, देखो दो आपने करेक्ट मैच कर लिए तो भी बात बन सकती है। मालाबार रिवोल्ट जो है दैट इज एसोसिएटेड विद एक्चैना कंगन। अब यहां से हमें पता लग गया पाइका के साथ जुड़ रहे हैं बंधु जी। ओके, तो पाइका के साथ बंधु, ए के साथ 4 आ रहा है, ए के साथ 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक। और सी के साथ ए, सी के साथ 1, सॉरी ए के साथ 4, ए के साथ 4 एक ही इसमें है, ठीक है। और बी के साथ अहवाज साहब आ गए हैं, ठीक। सी के साथ 1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल 4 1। ये आप सिर्फ अगर सिर्फ इन दो पॉइंट्स को जानते हो पाइका और मलाबार के बारे में तो भी आप इसका आंसर सही कर सकते हो, क्योंकि ए के साथ 4 मैच हो रहा है और आपके सी के साथ 1 मैच हो रहा है। तो सी के साथ 1 हमें यहां दिख रहा है, ए के साथ 4 यहां दिख रहा है, तो बी आपका सही आंसर हो गया। तो उतने से भी बात बन जाएगी, लेकिन बाकी अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो ये बात ठीक है। सिलहिट आपके इसके अंदर रिवोल्ट के अंदर राधर्म साहब जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आगे देखिए कोहिमा पीस मेमोरियल से रिलेटेड जानकारी। पहली चीज यहां पे कमीशन ने खेल किया है तारीख के अंदर। तो ये भैया मई के महीने में हुई थी, मार्च के महीने में नहीं हुई थी। बात सही है, इनॉग्रेशन वगैरह था। तो ये आपका जो है एक पॉइंट एक तरीके से गलत हो गया है यहां से, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और जापान के साथ एसोसिएटेड था। ये वॉर मेमोरियल बेसिकली जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है, ठीक है ना, पीस मेमोरियल की बात करें तो ये साउथ कोरिया का यहाँ पे लेना देना ही नहीं था। साउथ कोरिया तो खुद गुलाम होता था उस समय। तो जापान है यहाँ पे, तो आप देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे गलत है। तो और इस हिसाब से जो है ये ए इसका सही आंसर होगा, नाइदर 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब ये कह रहा है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ओके, तो अब जानकारी ये होनी चाहिए कि पहली स्टेटमेंट में कि बायलैटरल फ्रेमवर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, बिल्कुल ये अनाउंस हुआ है। हाई लेवल मीटिंग हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स, भाई ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ती है और हमारे पास आईटी हो चाहे आप डॉक्टर्स हो, बहुत सारे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, तो जो वहां जाके नौकरी कर सकते हैं। दूसरे कह रहे हैं कि ये इंडियन ग्रेजुएट्स 18 से 30 साल के बीच के लोगों के लिए है कि हाँ वो उनके पास मौका मिलेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं और 2 साल वहां पे काम कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। इस हिसाब से सी इसका सही आंसर हो गया है। क्लियर? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएटेड है, मेट्स स्कीम है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड बात। अब ये कहने की ये कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 मई टू 20 मई की 25 तारीख को हुई थी 2024 में। देखिए ये 20 तारीख को शुरू हुई थी और 24 तारीख को खत्म हुई थी। तो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने खास करके 25 तारीख डाली है, ठीक। तो 20 को शुरू हुई थी, 24 को खत्म हुई थी, बात खत्म। फिर दूसरा कह रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया है काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम। बिल्कुल ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, तो 20 का सही आंसर हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब पेरुल लाओ पेरुल पैसे पाओ। ओके, तो ये बात है, ये पेड़ उगता है उत्तराखंड के अंदर, पाइन ट्री से रिलेटेड है, पाइन नीडल्स को बोलते हैं पेरुल। ओके, और ये एक तरीके से विलेजर्स को अपनी इनकम बढ़ाने का मौका दिया गया है उत्तराखंड की सरकार द्वारा कि जो आप ये पेड़ लेके आते हैं काट के नहीं लाना है, ठीक, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो लेके आते हैं, तो उससे जो है आप इसको आगे जाके सेल करके थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी दी है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ही इस कैंपेन को अनाउंस किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया सही।
अब आगे चलते हैं 21वें सवाल के ऊपर। ये कह रहा है कि माउंटेन रेंजेस दे रखी हैं और वो उनको आप इसे वेस्ट टू ईस्ट के अंदर अरेंज करेंगे कि पहले वेस्ट कौन सा आएगा। अब देखिए पॉन्टिंग माउंटेन्स ये आपके टर्की के अंदर हैं, तुर्की, ठीक। जाग्रोस माउंटेन की बात करें तो ये ईरान के अंदर, ये हो गए ईरान में। हिंदू कुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान से शुरू और पाकिस्तान तक आते हैं ये। और फिर आ गया आपका कोराकोरम। कोराकोरम तो इंडिया के पास भी लगता है, पीओके का हिस्सा है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारे हिसाब से है। तो सबसे आखिरी में हो गया देश के सीक्वेंस के हिसाब से आप चल पड़िए, तो टर्की सबसे आगे है, फिर पड़ता है ईरान, फिर पड़ता है अफगानिस्तान और फिर अंत में आ गया आपका इंडिया। तो इस लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो टर्की तो होगा, टर्की पड़े तो पॉन्टिक सबसे पहले ये होगा क्योंकि हमें निकालना है वेस्ट टू ईस्ट, और एंड में पड़ेगा आपका इंडिया जो है कोराकोरम, ठीक। सो 2 से शुरू करके 1 पे होना चाहिए एंड, लेकिन यह तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आपको टर्की के बाद आना था ईरान ने, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 के बाद 4 बी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। फिर आएगा हिंदू कुश और फिर एंड में होगा आपका कोराकोरम। तो ये बी आपका सही आंसर होगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल हमने पता कर ली है यहां पे। तो पॉन्टिंग, जाग्रोस, हिंदू कुश, कोराकोरम। अब 22वें सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, रिवर की डायरेक्शन पे सवाल है। देखिए तो सैयर दरिया की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया के अंदर है, अरल सी के अंदर ये जाके मिलती है एंड ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की है, बिल्कुल ये सवाल ये सही है। फिर अमूर रिवर की बात करें तो ये रशिया चाइना के बॉर्डर पे है, ओके, और सी ऑफ ऑक्टस्क में जाके जो है ये मिलती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट ही है, बिल्कुल। मिकोंग की बात करें तो मिकोंग तिब्बतियन प्लेटू में ओरिजिनेट होती है और साउथ जाते जाते जाके लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते होते ये आपके चाइना में मिल जाती है। तो तिब्बतियन प्लेटू में शुरू हुई और मतलब टिबेटन प्लेटू से शुरू हुई, फिर इधर से गई लागोस, इधर 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 इधर। अब ये डायरेक्शन कोई साउथ वेस्ट डायरेक्शन है नहीं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो ये होती है, ठीक है ना। तो मिकोंग रिवर ही है और पूछा क्या गया है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो मिकोंग रिवर ही गलत मैच की गई है, इसीलिए ये आंसर होगा, ठीक। अगले सवाल पे चलिए, 22वें सवाल, 23वें सवाल पे। ये तो हमने 22 सवाल कर लिए हैं अब तक। 23वें क्वेश्चन पे चलिए। यहां वो कह रहे हैं कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ऑयल फील्ड की बात है और बात में दे रखा है सामने कंट्री। मोदी जी भी अभी जो है ये आपके कुवैत में ही थे। तो बात करते हैं, अब देखो कुवैत क्या काशगान में है, नहीं, बिल्कुल ये कैस्पियन सी के पास पड़ रहा है काशगान, और ये कजाकिस्तान में है। तो ये पहली चीज ही गलत हो जाती है, लेकिन हमने पूछा नोट करेक्टली मैच है तो यहीं से ही हो गया। लेकिन आगे बाकी के आप अगर आप जानना चाहते हैं तो ईरान, ये हफ्त खेल बिल्कुल ईरान में है, जुबैर इराक में है। हफ्त खेल की बात करें तो हम और आपको जानकारी देते हैं कि ये ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड में से है ईरान के, ठीक। सऊदी अरब के अंदर दहरम, बिल्कुल ये यहाँ पे है। इतना यहाँ पे हाउदीज का एक अटैक हुआ था और उससे जो है इंपैक्ट से पूरे वर्ल्ड के ऑयल प्राइसेस ऊपर आ गए थे। ये तब न्यूज में था, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो हमें पता लग गया, नॉट करेक्टली मैच, तो ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये काशगान कजाकिस्तान में है और आप के से के याद रख सकते हो, वैसे के से कुवैत भी होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस लॉजिक को मत लगाना, एग्जैक्ट पता कर लो, कैस्पियन सी के अंदर है, ठीक। आगे चलते हैं 24वें सवाल पे। अब ये पूछ रहे हैं कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट से रिलेटेड क्या है। तो विंटर सीजन के अंदर बिल्कुल बारिश हो जाती है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये इसकी खासियत है और पढ़ाया भी ऐसे जाता है। अब ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू साउथ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स के दौरान प्रेशर होता है जिससे प्रेशर बेल्ट साउथ की तरफ जाती हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इस हिसाब से दोनों के दोनों करेक्ट हुए। सी आपका आंसर हो गया। ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की खासियत इन्होंने बताई है। अब आप चलते हैं 25वें सवाल पे और यहां पे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। क्या वेस्टर्न यूरोप पूरा साल एक तरीके से बारिश रिसीव करता है? देखो वेस्टर्न यूरोप के अंदर पहले मालूम होना चाहिए ब्रिटिश आइलैंड्स आते हैं, रीजन ऑफ फ्रांस आ गया, ठीक। वहां पे टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट है और अटलांटिक सी का काफी जो है अटलांटिक ओशन का इंफ्लुएंस यहां पे होता है।
हर महीने वहां पे बारिश होती है, कोई अलग से ड्राई सीजन आपको नहीं मिलता वहां पे। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल उस बेल्ट के अंदर वेस्टर्लीज भी हैं। मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज विंड जो है वो वहां पे ब्लो करती हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया यहां पे। अब आगे बढ़ेंगे 26वें सवाल पे। अब ये कह रहे हैं कि अपर गैंगेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन कौन सा है। अब यहां पे बात हो रही है कि सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी इसी में ही आते हैं। और देखो क्लासिफिकेशन कहां से पता लगी हमें, इंडियाज प्लानिंग कमीशन, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दे रखी है। तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अपर गैंगेटिक के अंदर क्या क्या फॉल करता है। इसके अंदर लार्जली आपके वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट का यहाँ पे पूरा जो है पॉइंट मिल जाएंगे आपको। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी और 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब देखो ये 130 140% कैसे हो गया, तो दो फसलें लग रही हैं साल के यहाँ पे आपको, तो इस वजह से परसेंटेज 100% से ज़्यादा चली जाती है। और इरिगेशन नेटवर्क बहुत अच्छा है इस एरिया के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे बहुत नहरें बनाई गई थी, पूरा नेटवर्क जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये स्टेटमेंट वहां से सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती हैं। बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 27वें सवाल पे। अब देखिए इंटरेस्टिंग सवाल, पासिस बताए हैं और उनके हाइट्स बताई हैं। ठीक, अब देखो अगर आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी के हिसाब से मालूम हो तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। मतलब थोड़ा अगर आपको लैटिट्यूड का मालूम है तब भी आपका इसका आंसर कर सकते हो। एग्जैक्ट अगर हमें पिन पॉइंटेड नहीं भी पता हो तो लॉजिक लगा के करना है, लेकिन हम ऐसे करेंगे। अब देखिए डेब्सा पास की बात करें, ये कुल्लू और स्पीति रीजन के अंदर पड़ता है और तकरीबन हाइट इसकी है 5360 मीटर्स। ठीक, रोहतांग की बात करेंगे, रोहतांग है 3978। बारालाचा हाइट है 4850 मीटर्स और बनिहल पास जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसकी हाइट होगी 2800 मीटर्स। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो पूछा हुआ है इन्होंने कि आपको अरेंज करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। ठीक, तो सबसे कम अगर हम सीक्वेंस में देखें, अगर आपको यह भी आइडिया है कि बनिहल आप क्रॉस करते हो, बनिहल टनल क्रॉस करते हो जम्मू से कश्मीर जाते हुए, तो वो उतनी बड़ी हाइट के माउंटेन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमें पता लगा सकते हैं हम। तो सबसे नीचे होगा आपका बनिहल, यहीं से ही शुरू होगी। तो बनिहल डी के साथ 4 ही आएगा। अब देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन हमें मिले डी के साथ 4 वाले, या तो ए है या बी है। ठीक, फिर बात करते हैं बारालाचा। बारालाचा इंटीरियर में पड़ता है, किलोंग क्रॉस करते हैं आप, फिर बारालाचा आता है। उससे पहले ही किलोंग पहुंचने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पे, रोहतांग क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप रोहतांग क्रॉस करेंगे, दो रास्ते आते हैं। राइट साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो स्पीति हो जाएंगे, लेफ्ट साइड जाते हैं तो लेह लद्दाख का रास्ता है। यहां से किलोंग से फिर बारालाचा आएगा। तो उस पॉइंट को अगर हम चले तो भैया पहले रोहतांग क्रॉस करना जरूरी है। तो सीक्वेंस में आप देखिए रोहतांग पड़ेगा 3978, इसके बाद नंबर यही है ना कम, फिर है आपका बारालाचा। तो इस लॉजिक से भी हम कुछ चीजों को कर सकते हैं। कभी कभी हमें जो है आंसर छोड़ के नहीं आने होते, हमें हर कोशिश करनी होती है। तो अगर आप इस लॉजिक पे चलें कि रोहतांग के साथ सी जा रहा है, मतलब बी के साथ सी आ रहा है, तो बी के साथ सी के अंदर हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है, बी के साथ 3 जुड़ने वाला। क्लियर, बी के साथ 3 जुड़ा, यही ऑप्शन बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक लगा के आप इस मैच द फॉलोइंग को करते हो, हमें हथियार जो है वो नहीं डालने होते हैं। तो ये इसका पूरा डिटेल पॉइंट, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको इसका जो है पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, आप उस पीडीएफ के थ्रू अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अब पूछ रहे हैं कि जूट इज एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। फिर रीजन कह रहे हैं कि जूट इज खैरिफ क्रॉप सोन फ्रॉम फरवरी टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इंडिया और बांग्लादेश के रीजन के अंदर जूट प्राइमरीली होता है, हमारे यहाँ का ही नेटिव है। फरवरी और इसकी बात करते हैं
तो ये भी सही है कि खैरिफ क्रॉप की तरह है और इसका जेस्टेशन पीरियड तकरीबन तकरीबन 8 महीने का होता है, तो उस लॉजिक के हिसाब से भी सही हो गया। अब बात करते हैं क्या ये रीजन इस असर्शन को कर रहा है, तो इंडिजिनस प्लांट और जूट का लिंकेज होना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक। सो गोइंग बाय दिस लॉजिक इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए। अब यहां पे बात हो रही है, ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने की बात है। लालजी गोपाल की बात हो रही है, ओके। इनकी बुक्स हैं और किस ऑथर ने लिखी है वो बातें हैं यहां पे। तो लालजी गोपाल ने किताब लिखी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इनके साथ आप लिंक कीजिए। हबीब निजामी की किताब है अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप लिंक कीजिए। के एस लाल की किताब हिस्ट्री ऑफ खिलजीज, तो हिस्ट्री ऑफ खिलजीज सी के साथ 4 आ गया है, इतने में ही बात बन जाएगी। ए के साथ हमने जोड़ा 2, ठीक है, ए के साथ 2 एक ही ऑप्शन में है, बी के साथ 1 हो रहा है, सी के साथ आप जोड़ रहे हैं 4, तो ये बी आपका सही आंसर है। दशरथ शर्मा ने किताब लिखी थी अर्ली चौहान डायनेस्टी, तो ये बिल्कुल आपका सीक्वेंस होगा, बी आपका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 30वें सवाल के ऊपर। कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक। कुंवर सिंह बिल्कुल थे, जमींदार थे बिहार के अंदर, ओके, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, बिल्कुल वेल नोन अपराइजिंग थी। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, डलहौजी ने क्या अडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मीबाई को राजा माना था? नहीं माना था। यहीं से तो प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर उनके जो है राज्य को हड़पने के लिए ही तो काम किया था डलहौजी ने। अगर राजा मान लेता तो फिर लड़ाई ना होती, प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये गलत है। तो इस हिसाब से चलें तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो ओनली 1 डी आपका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 31वें सवाल पे। अब ये फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं यहां पे और पूछा गया है कि आपको इनको क्रोनोलॉजी के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो फाइन, ये आए थे 399 एडी के आसपास, तो 399 से कुछ एक साल बाद के बीच में इनका आने का टाइम बताया जाता है। हिनसेंग की बात करते हैं, हिनसेंग 629, ठीक, 629 बताए जाते हैं। अल-बरूनी 11वीं सेंचुरी के अंदर 1017 साल के अंदर ये आए थे। और अगर आप जीजिंग की बात करें तो ये बताए जाते हैं 679, इस साल में 671 के आसपास बताए जाते हैं। तो अगर हम इस लॉजिक से चलें तो सबसे पहले तो फाइन साहब ये आए थे, ठीक है, और उसके बाद आए आपके यहां पे हिनसेंग, सो 3-4, फिर आए आपके आइसिंग साहब, तो सबसे पहले फाइन आ रहे हैं, फिर हिनसेंग आ रहे हैं, फिर आइसिंग आ रहे हैं और लास्ट में अल-बरूनी आ रहे हैं, ठीक। तो इस पॉइंट से अगर हम चले तो सबसे पहले ये आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं आइसिंग साहब, फिर और लास्ट में अल-बरूनी। तो ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये पूरे सीक्वेंस सालों के साथ हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं 32nd के ऊपर। अब यहां पे एक बात चल रही है, बलबन ने अपनी सरकार को काफी सेंट्रलाइज बनाया था, बिल्कुल उनको डर रहता था कि कोई राज्य हमसे अलग ना हो जाए। फिर ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, ठीक है, बिल्कुल वो बचाना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट को यहां पे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक। ताकत पूरी मेंटेन करके रखना चाहते थे, तो ये इसको एक तरीके से क्लैरिफाई भी सही बता रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मंगोल्स का हमेशा आने का डर रहता था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ही मैक्सिमम इन्वेजन होते थे, और इस वजह से जो है वो अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे, पूरे देश और राज्य को मजबूत रखना चाहते थे। और इन पॉइंट्स को कवर करते हुए दोनों के दोनों जो है ये पॉइंट सही है। अब 33rd पे चलते हैं। अब ये बोला कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसके अंदर शादी की एज जो है वो बढ़ाने की बात की गई थी। तो 10 साल शादी की एज से बढ़ा के 12 साल कर दी गई थी, ठीक है, ये पॉइंट है। और पारसी रिफॉर्मर बैरहम जी मालाबारी इनके साथ एसोसिएटेड थे, बिल्कुल सही पॉइंट है ये, ठीक।
अब सेकंड स्टेटमेंट पे चलिए कि दिस एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक। नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने इसको ओपोज किया था। क्यों ओपोज किया था? उनको ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया के मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि वो हमारी सोसाइटी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है। ठीक, ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। तो गोइंग बाय दिस, डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए 34th के अंदर, 34th में असर्शन की बात कर रहे हैं कि शिवाजी ने ओपोजिशन फेस किया था। देशमुख जो थे बड़े जमींदार, उन्होंने एक तरीके से अपोज किया था इनको। बिल्कुल सही बात है। ये कुछ एक देशमुख क्या करना चाहते थे? ये बीजापुर के अंडर जाना चाहते थे वहां पे। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये कि शिवाजी ने अपोजिशन फेस भी किया और नीचे से ऊपर वो एक तरीके से जाना भी चाहते थे बीजापुर के जो है सल्तनत के अंडर। दिस इज द करेक्ट पॉइंट। अब 31st पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉज्ड कैटास्ट्रॉफी कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, अब देखो कोरल ब्लीचिंग के साथ मेन पॉइंट आपको समझना है, दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है ये। हल्का सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है और कोरल्स के ऊपर जो आपके जूप्लैंक्टन है उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। उन्हीं की वजह से तो कलर होता है, कलर छूट जाता है, इसलिए ब्लीचिंग बोल देते हैं उसे। तो उस हिसाब से चले तो भैया ये ए आंसर बिल्कुल सही है। इंक्रीज 2 डिग्री होगा टेम्परेचर इंडियन ओशन का, बिल्कुल इसका इंपैक्ट कोरल ब्लीचिंग पे आएगा। 100% ए इसका सही आंसर होगा। तो ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल था क्योंकि हमें ऑप्शंस ऐसे नजर आएंगे कि बिल्कुल हाँ, पोल्यूशन से भी होता होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता होगा। अरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, ये सब क्या करेंगे? वाटर लेवल को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उस वजह से इंपैक्ट ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे इस पॉइंट को लेकर चलना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। कह रहे हैं कि अशोका की जो धम्मा की हमें आइडिया मिला कि अशोका ने धम्मा का कंसेप्ट दिया कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते थे, सभी धर्म समान हैं, सभी को आप एक तरीके से रिस्पेक्ट दीजिए, टीचर्स को, एल्डर्स को, वो सारी बातें हैं इसके अंदर। ये जो जानकारी धम्मा की है ये हमें महावंसा से पता लगती है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंसा, वहां से आपको जानकारी मिलती है। जरूरी नहीं है ये आपको राहुल वेद सूत्र से मिलती हो, नहीं, महावंसा से। और 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन में ही अशोका ने एक तरीके से एक नया स्टाफ, एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, धम्मा महामात्रा, जिनका काम यह था कि देश के अंदर, राज्य के अंदर धर्म के हिसाब से आपके सिस्टम को चलाना, समाज को चलाना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर महावंसा के अंदर मेंशन है। तो गोइंग बाय दिस ओनली 2 इज द राइट आंसर। अब 37th क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि गोल 4 है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, गोल 4 हमारे यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड है। तो पहले तो हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि एजुकेशन और बाकी चीजों को कौन इंप्रूव करेगा? तो मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, इट इंश्योर्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को सपोर्ट करता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपके अंदर। फिर सेकंड कह रहे हैं कि बेसिक हमें जो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये भी देता है। एग्रीकल्चर प्रोग्राम को एक्सपेंड करने से क्या एजुकेशन बढ़ेगी? कोई डायरेक्टली इसका पॉइंट आप कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज गलत है। फिर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इसको हम दूर लिंक में लेके जा सकते हैं कि हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लेकिन जरूरी थोड़ी ना एजुकेशन में ही बढ़ रही है टेक्नोलॉजी। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे आपकी टेक्नोलॉजी, आप हथियार बनाए जा रहे हो। नॉर्थ कोरिया बहुत मिसाइलें बना रहा है, हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है। क्या उससे हम ये कंक्लूजन पे जाएंगे कि वहां पे लोग पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अपने जो है लीडर का गुणगान करना यही सिखाया जाता है उनको, और कुछ साइंटिफिक एजुकेशन तो वहां पे है नहीं। तो इस लॉजिक के हिसाब से सिर्फ 1 और 2 डायरेक्टली एसोसिएट हो रहे हैं, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलेंगे आगे 38 के ऊपर। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं यहां पे? तो देखिए इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अब काइंस, क्या उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते थे? नहीं, एडम स्मिथ को बोला जाता था। ये एडम स्मिथ को बोला जाता था। ठीक, तो सी तो गलत हो गया। अब एलिमिनेशन लगाओ, सी गलत हो गया है। सी जहां जहां पे है उसे आप हटा दीजिए। ए हट गया है, सी हट गया है, मतलब 3 जहां जहां पे है उसको आप हटा दीजिए। अब
बात है ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट या फिर ओनली 1। हमें अभी देखा था कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में लेके चले थे हम कि प्राइवेट सेक्टर भी था और पब्लिक सेक्टर भी था और दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, पब्लिक सेक्टर लीडिंग रोल में था, ये सब हम जानते हैं। तो बी इसका सही आंसर होगा 38 के हिसाब से। ठीक, 38 क्वेश्चन का। 39 पे चलते हैं। आपके सामने कंट्रीज की लिस्ट है और बता रहे हैं कि भैया रेमिटेंसेस इनके पास आते हैं। रेमिटेंस क्या होता है? दूसरे देश में आपके लोग काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं क्योंकि उनके परिवार यहाँ पे होते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है इंडिया, तो इसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं मैक्सिकन्स, तीसरे नंबर पे चाइनीज और चौथे नंबर पे हैं फिलीपींस। तो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जहां से हमें जानकारी मिलती है। क्लियर? तो पहले नंबर पे इंडियंस हैं, फिर मैक्सिकन्स हैं, फिर चाइनीज हैं, फिर फिलीपींस हैं। तो उस हिसाब से अगर मुझे लगाना हो तो फर्स्ट पे इंडिया होगा, सेकंड नंबर पे होंगे आपके मैक्सिकन्स, सॉरी ए इंडिया का है, सी होगा फर्स्ट पे, तो ए इस पॉइंट से चलेगी बात। ठीक, फिलीपींस वाले फोर्थ पे होंगे, ये ए इसका सही आंसर होगा। तो यहां से आप सीक्वेंस देख सकते हैं जो यहां पे दे रखा है। 48 क्वेश्चन पे चलें। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन से ऐसे स्टेप्स हमने लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके आता है इंडिया के अंदर। तो भाई नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था इंदिरा गांधी ने, बिल्कुल, कि सरकारी बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक जो है वो हर किसी गांव में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सरकारी बैंक जो है वो प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, इसलिए वो आप उनका नेटवर्क बढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल यही बात है। फिर रीजनल रूरल बैंक भी हमने इसीलिए बनाए थे। ठीक है, और उसके बाद बैंक जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विलेजेस को अडॉप्ट करें, बिल्कुल ये भी था, ये भी बात थी। तीनों के तीनों स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थे। सही से बिल्कुल ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे 42 के ऊपर। विद रेफरेंस टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट आर करेक्ट। तो बात सही है, देखिए 75% ऑफ रूरल एरिया कवर होगा, 50% अर्बन एरिया कवर होगा, बिल्कुल ये बात इसके अंदर बता रखी है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 आपकी ठीक है। ये आपके यहां पे एक तरीके से टारगेट पॉइंट पे चलता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके थ्रू ये थोड़ा लिंक करना पड़ेगा। फिर है इट हैज स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं, कब एनफोर्स किया। अब देखो ये एक्ट आप लेके आ रहे हो 2013 में, तो 2010 में कैसे एनफोर्स हो जाएगा? तो ये नोटिफाई जब इस टाइम पे हुआ था 2013 में, तो ये तो अपने आप में विरोधाभास है, तो ये गलत हो गया सी स्टेटमेंट। 1 एंड 2 आपका करेक्ट है, लॉजिक लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे, उससे भी इसका आंसर किया जा सकता है। अब 42 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस तो भैया ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का काम करता है, तो एक तरीके से ये रिड्यूस थोड़ी ना करेगा, ये तो गलत बात कर रहे हैं। सेकंड पे कर रहे हैं कि ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है, ज्यादा एफिशिएंट है, ये सस्ते में काम कर देता है, सरकारी सर्विसेज कम पैसे में पहुंचती हैं। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस द सिटीजन इनपुट इनटू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, आप जाके वेबसाइट पे जाके आप अपने इनपुट दे सकते हो। सेकंड से थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ कह रहा है कि ई गवर्नेंस इंक्रीजेस द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, नहीं, ये तो डिक्रीज करता है, खत्म कर देगा रेड टेपिज्म को, आप आराम से काम कीजिए इसके अंदर। तो इस हिसाब से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है बिल्कुल, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 43rd पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्वेश्चन का आंसर जो है एक तरीके से कमीशन पे छोड़ दिया है, वो इसका क्या आंसर सही देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल इसी हिसाब से चलेगी, पार्लियामेंट्री लॉज भी इसके अंडर होते हैं, दो तो बिल्कुल क्लैरिटी वाले पॉइंट्स हैं। एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन आपका कमीशन लेगा, ये उन पे छोड़ रखा है। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बात करूं तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है, तो वो बात तो माननी पड़ेगी। राष्ट्रपति जो है वो कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो बात माननी पड़ेगी इनको। फिर कुछ कन्वेंशंस पद्धतियां चल रही हैं, उसके हिसाब से भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने बताया हम इसको ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कागज के हिसाब से चलूं, किताबी ज्ञान के हिसाब से चलूं, तो आंसर इसका 1 एंड 2 होगा। अगर मैं यहां पे लॉजिक लगा के चलूं तो इसका आंसर सी होगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसीलिए ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है इसको, ये इंटरप्रेट करेगा कमीशन। क्या सही आंसर होगा? आइदर इट विल बी बी और इट विल बी सी, दो में से एक आंसर होगा, इसमें विरोधाभास हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं। मेरे हिसाब से पर्सनली आप पूछोगे मैं तो सी करूंगा इसका आंसर, लेकिन अगर आप इंटरनेट के हिसाब से जाओगे, चैट जीपीटी के हिसाब से जाओगे, तो वो बी आंसर देगा।
तो ये कभी कभी विरोधाभास आ जाते हैं। चलिए 44 पे चलते हैं और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दे रखी हैं और सामने दे रखे हैं उनके आर्टिकल्स। अब बात देखिए फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तो भैया 280 होता है और ये 263 तो इंटरस्टेट काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। तो बात है करेक्टली मैच की, तो ये तो फाइनेंस कमीशन आप हटा दीजिए इसके अंदर। इलेक्शन कमीशन 324, कहां 165, हटाइए इसको भी, ठीक। अब बात आ रही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब आर्टिकल दे रखा है 148, ये तो सीएजी का आर्टिकल है, ये सीधा सीधा आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये है आपके सीएजी से रिलेटेड, तो ये भी आप रूल आउट कर दो। तो 3 हमने एलिमिनेट ही कर दिए, बचेगा आपके पास एक ऑप्शन आर्टिकल 340 दैट इज रिलेटेड टू सॉरी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338 है। और बचा क्या है इसके अंदर, ओके हाँ जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्सप्लिसिटली बनाई गई थी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन वो 380 होता है और पूछा है इसके अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, सॉरी 324 आपका इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है मुझे, ओके। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्सप्लिसिटली गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टिंग आर्टिकल 338B। तो ये 338B एक तरीके से इसके अंदर आएगा 338B, ठीक। ये ट्रिकी है, 340 क्यों आएगा, 338B है इन रियलिटी तो अगर आप बात करें, और 338 होता है इसका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। तो इधर ऑप्शन में ही गड़बड़ कर गए हैं, लेकिन फिर भी अगर चूज करना हो तो भैया इसके हिसाब से चलेंगे। अब कमीशन इसके अंदर कुछ करेक्शन देगा, आपको मार्क्स देगा, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे 45वें सवाल पे, हाँ जी। तो ये क्रोनोलॉजी का सीक्वेंस बताना है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवनंदा भारती। तो ये तो 73 में आया था, इसको सबसे पहले सबसे फेमस होता है, ठीक। शंकरी प्रसाद शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई थी उनसे रिलेटेड था 1951 के अंदर। फिर आपका गोलकनाथ आया था 67 के अंदर 1967 में, और सज्जन सिंह केस जो है वो आपका 65 के अंदर रिपोर्टेड है, ठीक। तो ये क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले शंकरी प्रसाद, अंत में केशवनंदा भारती आया है। तो 1 and 4 देखिए इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा सिर्फ, ठीक है। बिल्कुल ये 1 2 3 4 ही टाइप आएगा इसमें। चलेंगे आगे 46 पे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि आर्टिकल 352 इंडिया के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इमरजेंसी तो किसी समय भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इससे आप इसको मानेंगे? अब देखो ये हमने ओपन एंडेडली छोड़ दिया है, ठीक। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, इसीलिए हमारे यहां पे इमरजेंसी के लिए प्रोविजन दे रखा है। अगर मैं इस लॉजिक से चलूं तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, उसको डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दे रखा है। तो बिल्कुल ये इसका आंसर इसका डी हो सकता है। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी के एक्सप्लेनेशन से चलेंगे तो वो इसका आंसर जो है बी बताएगा। मेरे हिसाब से चलोगे मैं इसका आंसर डी बताऊंगा, ठीक। तो डी भी हो सकता है, कई लोग आपको इसका आंसर बी भी बताएंगे, आपको इस हिसाब से चलना है। मैंने लॉजिक लगाया क्योंकि इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए संविधान में प्रोविजन दे रखा है, या संविधान में प्रोविजन दे रखा है उस वजह से इमरजेंसी हो सकती है, यह पॉइंट गलत है। असर्शन कह रहा है कि इमरजेंसी के लिए प्रोविजन है, क्या उसके लिए रीजन ये होगा कि क्योंकि इमरजेंसी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी ये प्रोविजन है तो इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, उसको डील करने के लिए आपके यहाँ पे प्रोविजन है। तो इस हिसाब से बिल्कुल आप इसको चलेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसका, मेरे हिसाब से। बाकी इंटरनेट के हिसाब से जाओगे या बाकी इंस्टीट्यूट्स जो चला रहे होंगे वो इसका आंसर शायद आपको बी भी दे देंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी होगा। 47 पे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। ओके, तो
फ्रीडम टू ओन एंड अक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, भैया ये गारंटी नहीं है अब, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसे हटवा दिया था। तो नॉट गारंटेड पूछा है तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रीडम टू ओन एंड अक्वायर यही हमारा आंसर होगा, ये गारंटेड नहीं है, ठीक। पहले हुआ करता था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले। 48th पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। देखो ये तो हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये पहले हुआ करता था, अब ये स्टेटमेंट एक तरीके से फॉल्स हो गई है, क्योंकि यहां पे अमेंडमेंट करके अलाउ कर दिया गया है सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, बिल्कुल इसे कर दिया गया है। रीजन कह रहे हैं कि आर्टिकल 153 ऑफ, मतलब ये तो स्टेटमेंट ही गलत होगी ना, 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। बिल्कुल हर स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा, यूनियन और स्टेट के बीच में एक लिंक होता है गवर्नर, वो पॉइंट यहां पे बताया गया है। तो ये आर तो बिल्कुल ट्रू है और ए जो है वो फॉल्स है, तो ए इसका सही आंसर हो गया है, ठीक। आगे चलेंगे 49th के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटेड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ऑल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के पास पावर नहीं होती है, सेंटर के पास होती है। यहीं से लॉजिक लगाओगे ये आंसर आ जाएगा आपको, आर्टिकल 3 और 4 के अंदर ये प्रोविजंस होते हैं, क्लियर। तो सी इसका सही आंसर होगा, हमारा आंसर होगा सी। तो यही है वो स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट है और वही यहां पे पूछा हुआ है। अब बात आ रही है एक तरफ है हमारे यहाँ पे प्रोविजंस और उसके सामने है आर्टिकल्स। तो मैंने पहले भी अभी बताया आपको, फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 होता है, ठीक। सीएजी का भी मैंने बताया 148 होता है और कंसोलिडेटेड फंड 266 ही होता है, ठीक। तो इस लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो यही हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन 280 मतलब बी का हो रहा है सी, बी का 3 आ रहा है, ठीक, बी का 3 इसमें आ रहा है और ए का मैंने आपको यहीं बता दिया। फिर मैंने बताया आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का 360, तो ये यहीं पे हो गया, आर्टिकल 360 है और ये है, इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक। तो ये आपके यहाँ पे डिटेल प्रोविजन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये पार्ट 1 था। हम अभी और भी वीडियो लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम बड़ा होता है, इस वजह से थोड़ा समय लगता है। सो आप वेट कीजिए, थोड़े समय में आपको बाकी आगे के क्वेश्चन भी पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ जो है ये डिटेल डिस्कशन का वहां पे आपको अवेलेबल होगा। ये जानकारी, ये लेक्चर सिर्फ हमारे यूपीपीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। जो भी स्टेट सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत है, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप इसी प्रेशर के अंडर आके ही एक मजबूत ऑफिसर बनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।